लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत विभव के बाबत उसकी परिभाषा, उसके अर्थ और व्यापक सूत्र को सीखा था। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के साथ संबंधित एक अदिश भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को भी हमने सीखा था और आज हम किसी बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना विद्युत विभव होता है उसका सूत्र बनाएंगे। लेकिन सूत्र बनाने के पहले एक बार जरा विद्युत विभव की परिभाषा को ख्याल करें। विद्युत विभव की परिभाषा है, इसी का हम उपयोग करेंगे सूत्र बनाने में, इसलिए एक बात का यहाँ पर ख्याल करें। अनंत से, अनंत का मतलब है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र समाप्त हो रहा है। किसी भी आवेशित पदार्थ का विद्युत क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है उसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसको हम अनंत की भांति ले रहे हैं। अनंत से एक कूलम धन आवेश को या एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि जो विद्युत विभव है वह कार्य है और इसलिए हम जब विद्युत विभव का अभी सूत्र बनाएंगे तो कार्य का ही गणना करके वो सूत्र बनेगा। तो हम ये सीखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश, छोटा आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, धन आयन या कोई भी छोटा सा कण जो आवेशित कर दें उसे हम बिंदुवत आवेश कहते हैं। बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में, बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर या स्थान पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये सूत्र आज हम बनाएंगे। विद्युत विभव का सूत्र, यह प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम एक बिंदुवत आवेशित कण लेंगे और सुविधा के लिए वह बिंदुवत आवेशित कण हम धन आवेशित लेंगे। ऋण भी ले सकते हैं पर धन आवेशित कण लेंगे सरलता की खातिर। और उस आवेशित कण को हम अवकाश में यामाक्स पद्धति के उद्गम बिंदु पर या मूल बिंदु पर रखेंगे। तो जरा देखें, ये रहा बिंदुवत आवेशित कण जो स्वेच्छा से हमने धन लिया है। ये रहा स्रोत आवेश, बिंदुवत आवेशित कण। और ये आवेशित कण अपने आसपास विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। जहां तक ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है उसके बाद के स्थान को हम अनंत के रूप में जानते हैं। तो माना ये बिंदुवत आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र ये है, ये है विद्युत क्षेत्र। 3 परिमाणिक है और हमने लिया, और ये है अनंत। तो अनंत से यहां पर हम एक कूलम धनावेश को लेंगे और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य होगा उसी की गणना करेंगे। और वो जो कार्य होगा जो हम यहाँ गणना करके लाएंगे वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। ये स्रोत आवेश है, विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है और इसको हमने धन Q लिया है। और ये रहा विद्युत क्षेत्र, इस स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। अब समझे, हम इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लेंगे, पसंद कर रहे हैं, और उसी बिंदु पर जो हम लेंगे वहां पर हम विभव का सूत्र बनाएंगे। दूसरी बात, जो हमने बिंदुवत आवेश लिया है या स्रोत आवेश लिया है, हम उसको यामाक्स पद्धति में मूल बिंदु पर लेंगे। तो अवकाश है तो हम 3 अक्षों की कल्पना कर सकते हैं और ये मूल बिंदु पर आए इस तरह से। मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है
और ये जेड अक्ष है। तो तीनों अक्ष जहां काटते हैं वही मूल बिंदु है, तो स्रोत आवेश को हमने मूल बिंदु पर है ऐसा लिया और ये तीनों अक्ष हैं। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लो और उस बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु लेते हैं, वो बिंदु ये रहा, ये रहा बिंदु P, और बिंदु P का स्थान सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष हम स्थान सदिश की बात कर रहे हैं, तो बिंदु P का स्थान सदिश R है, सदिश R है। तो ये रहा बिंदु P का स्थान सदिश, सदिश R, और स्थान सदिश सदिश R है, और ये जो दूरी है मूल बिंदु को हम O से दर्शा दे रहे हैं, O, तो जो OP दूरी है वो उसको हम R बोलेंगे। स्थान सदिश को हमने सदिश R कहा, तो OP जो दूरी है इधर से बिंदु P की दूरी, इस OP दूरी को हम R कहेंगे। अब अनंत है, वहां पर हम 1 कूलम धनावेश लेकर बिंदु P तक पहुंचाएंगे और कार्य की गणना करेंगे। ये अनंत से P का हमने पथ तय किया है जो त्रिज्यावर्ती है, बराबर। अगर हम इसको केंद्र पर लें और गोला खींचे तो ये जो रास्ता होगा ये त्रिज्यावर्ती होगा, अरीय होगा। अनंत पर हम 1 कूलम धन आवेश लेते हैं, ये लिया 1 कूलम धन आवेश, कल्पना करते ले लें 1 कूलम। अब 1 कूलम धन आवेश को यहां से मतलब अनंत से P पर लाना है। ये धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो ये इस पर अपाकर्षण बल, जो इस पर विद्युत बल लगेगा वो अपाकर्षण प्रकार का होगा। ये इस पर अपाकर्षण बल लगाएगा, तो भी यदि हम इसको पास में लाना चाहें तो जितना अपाकर्षण बल लग रहा है उतना ही हमको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, उतना ही लगाना है, ताकि आवेशित कण अनंत से P पर प्रवेग रहित आए। तो जितना अपाकर्षण बल लगता है उतना बल हम विपरीत दिशा में लगाएंगे, और विपरीत दिशा में बल लगाते हुए इसको हम इस रास्ते पर आगे लेते आएंगे और कार्य की गणना करेंगे। और एक बात और कार्य की गणना के लिए जो थोड़ा सा यहां पर ख्याल कर लें, वैसे जब किसी पदार्थ पर बल लगता है और वह विस्थापन, पदार्थ दूरी तय करता है, विस्थापन तय करता है, तो कार्य हुआ कहा जाता है। और कार्य का सूत्र हम जानते हैं, W बराबर सदिश F डॉट सदिश D। बल सदिश है और यह विस्थापन है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही कार्य है। लेकिन ये सूत्र तभी लगा सकते हैं जब हम जिस पथ पर कार्य की गणना कर रहे हों उस पथ पर, समग्र पथ पर बल अचल हो, मान भी और दिशा भी, तभी हम ये सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन अगर बल बदलता है, चाहे मान बदले चाहे दिशा बदले, तो अगर बल बदलता है तो फिर हम कार्य के लिए सीधा ये सूत्र नहीं लगा सकते। फिर हम खंड करते हैं, खंड के कार्य की गणना करते हैं और फिर समाकलन का उपयोग करते हैं, जो हम यहां पर करेंगे। तो ये एक जानकारी की बात थी, इसी का हम उपयोग करेंगे। जो भी देखें, ये रहा 1 कूलम धनावेश, हमने बल लगाना शुरू किया और इस रास्ते से ये 1 कूलम धनावेशित कण P की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद मानो ये 1 कूलम धनावेश यहां से यहां पर आया, यहां पर आया। इस बिंदु को हम P' कहते हैं। इसको हमने P बोला तो इसको हम P' कह सकते हैं, बिंदु है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये बिंदु को हमने P' कहा। अब जरा ख्याल करें, जो P' बिंदु है उसका स्थान सदिश है R', इसी दिशा में
बना नहीं रहे हैं, पर जैसे OP को हमने सदिश R कहा, वैसे OP डैश को हम सदिश R डैश कह सकते हैं। और जैसे OP दूरी को R कहा, वैसे OP डैश की दूरी को हम R डैश कह सकते हैं। तो दूरी दर्शा रहा हूं, तो O से P डैश की जो दूरी है वो है R डैश। ये दूरी R डैश है, O से P डैश की दूरी R डैश है। अब जरा यहां पर रुके, मतलब और देखें क्या हो रहा है। जब एक कूलम धनावेशित कण बिंदु P डैश पर होगा, तब धन Q आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, और बल ये दिशा में लगेगा क्योंकि दोनों सजातीय हैं। तो जब एक कूलम धनावेश बिंदु P डैश पर होगा, जो पथ की कोई मध्यमान स्थिति है, पथ के अंदर का ही कोई बिंदु है, जब एक कूलम धनावेश बिंदु P डैश पर होगा, तब एक कूलम धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल बराबर F। जरा देखें तो F क्या हो रहा है सदिश रूप में। तो F बराबर बल का मान होगा, पहले हम मान की बात कर लें। ये रहा धन Q आवेश और ये रहा एक कूलम धनावेश। तो F बराबर बल का मान होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हवा है इधर या शून्यावकाश है, तो बल का मान होगा K Q1, इसको हम Q1 कह देते हैं और उसको Q2 कह देते हैं। तो K Q1 इंटू Q2 एक है, अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी है R डैश, तो ये होगा कि Q अपॉन R डैश का वर्ग, ये मान है। और इस पर जो ये बल लग रहा है, इस धन स्रोत के कारण इस एक कूलम पर जो बल लग रहा है वो ये दिशा में लग रहा है, ये दिशा में लग रहा है, मतलब स्थान सदिश R डैश की दिशा में लग रहा है। तो बल को अगर सदिश रूप में दर्शाना है, बल सदिश राशि है, तो मान को इकाई सदिश से गुणा कर दें। जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा के किसी भी इकाई सदिश से गुणा कर दें। ये सदिश R डैश है जो हम बनाए नहीं है, ये सदिश R डैश है, और बल, विद्युत बल भी यही दिशा में लग रहा है। विद्युत बल की मैं बात कर रहा हूं जो ये लगा रहा है, विद्युत बल भी यही दिशा में लग रहा है। तो R डैश के जो इकाई सदिश है हम उससे उसका गुणा कर रहे हैं। तो सदिश F बराबर के Q बाय R डैश स्क्वायर इंटू R डैश कैप, ये रहा बल का मान और ये रहा इकाई सदिश। तो इतना बल विद्युत क्षेत्र इस पर लगाता है, या स्रोत आवेश Q इस पर लगा रहा है, और जितना बल स्रोत आवेश इस जगह पर इस पर लगाता है, उतना ही बल हमको विपरीत दिशा में लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जरा देखें, विद्युत विभव हमने कहा किसे है, अनंत से एक कूलम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध, ये वस्तु को समझे, क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो विद्युत, जो इस पर विद्युत बल लग रहा है, इसके कारण बल लग रहा है, वो इतना लग रहा है ये दिशा में, इतना ही बल हमको ये दिशा में लगाना होगा, तब कहा जाता है क्षेत्र के विरुद्ध। उतना ही बल, किसी भी बिंदु पर जितना विद्युत बल लगता है उतना ही बल हमको लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। तो हम ये दिशा में बल लगा रहे हैं, बराबर। तो ये बात ख्याल करें, तो हमारा जो बल है वो उसकी दिशा इसकी विपरीत है, इसलिए जब हम अपने बल द्वारा होने वाले कार्य की बात करेंगे, गणना करेंगे, तब यहां पर ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो इतना बल लग रहा है ये दिशा में हमारे द्वारा, विद्युत बल वो दिशा में लगा रहा है, लेकिन हम उसको ला रहे हैं
तो हमारे द्वारा ये दिशा में बल लग रहा है। अब जरा समझे, हम इसको यहां तक लाना चाहते हैं। अनंत से पी के रास्ता ये है, लेकिन इस रास्ते पर जब 1 कूलम धन आवेश आएगा, बराबर, तो Q से उसकी दूरी बदलती जाएगी, घटती जाएगी। तो Q से इसकी दूरी कम होती जाएगी या बदलती जाएगी, तो बल का मान भी बदलेगा, और बल का मान बदलेगा, इसलिए हम कार्य के लिए सीधा सीधा पूरे पथ पर W बराबर सदिश F डॉट सदिश D नहीं लगा सकते। खंड कर कर हमको आगे बढ़ना होगा। तो ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, ये परिस्थिति अनंत से P के रास्ते में किसी पथ पर, किसी स्थान पर, उस 1 कूलम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है। इतना ही बल हम विपरीत दिशा में लगाएंगे और कार्य की गणना करेंगे। लेकिन क्योंकि बल चल है, इसलिए हम खंड का उपयोग करेंगे। तो हम एक छोटा सा खंड लेते हैं, dr डैश वाला खंड लेते हैं। 1 कूलम धन आवेश अभी यहां पर है। अब हम इसको बल लगाते हुए ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र जितना ही बल पर विपरीत दिशा में। अब हम 1 कूलम धन आवेश को dr डैश जितना सूक्ष्म स्थानांतर देते हैं, इधर से इधर लाते हैं, और ये जो सूक्ष्म स्थानांतर है ये dr डैश का है, या डेल्टा r डैश भी कह सकते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं dr डैश। ये इतना छोटा है, इधर से इधर हम लाए, ये विस्थापन बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये इतना छोटा है कि इतने खंड के लिए जो बल लग रहा है विद्युत वाला, और जितना विद्युत वाला बल लगता है उतना ही बल हमको विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है। तो जो बल लग रहा है उसको हम अचल ले सकते हैं। तो अनंत से P के लिए तो बल अचल नहीं है, बदल रहा है, बुरी तरह से बदल रहा है। पर एक छोटे से खंड का विचार करें, अनंत से P के रास्ते में एक छोटे से खंड का विचार करें, तो बल लगभग अचल माना जा सकता है। तो बल लगभग अचल माना जा सकता है, तो खंड के लिए तो हम कार्य की गणना कर सकते हैं कि भाई 1 कूलम आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य होगा, उसकी तो हम गणना कर सकते हैं, क्योंकि खंड में तो बल लगभग अचल है। और उसी कार्य को हम dw बोलेंगे। तो पहले हम एक खंड में होने वाले कार्य की गणना करेंगे और फिर समाकलन का उपयोग करके कुल कार्य की बात करेंगे। अब जरा देखें तो, अब इस 1 कूलम धन आवेश पर उपरोक्त जितना ही बल विपरीत दिशा में लगाकर, ये हमको लगाना पड़ेगा, हम यहां लाना चाहते हैं, विपरीत दिशा में लगाकर dr डैश जितना सूक्ष्म विस्थापन देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस 1 कूलम धन आवेश पर उपरोक्त जितना ही बल विपरीत दिशा में लगाकर dr डैश जितना सूक्ष्म विस्थापन देते हैं। और इस सूक्ष्म विस्थापन में होने वाला कार्य, उस कार्य को हम dw कह सकते हैं, dw या डेल्टा w कह सकते हैं। तो हम dw की गणना करेंगे। तो जरा देखें, अब सुविधा के लिए मैं ये जो बॉर्डर है ये हटा रहा हूं ताकि मुझे dw, तो अब dw को देख, तो इस खंड में होने वाला कार्य dw बराबर
बल गुणा दूरी, मतलब के माइनस के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। मतलब एक कूलम आवेश को इस छोटे से खंड में यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, सूक्ष्म कार्य, खंड छोटा है, जो कार्य होगा उसको हम सूक्ष्म कार्य कहते हैं। वो सूक्ष्म कार्य का मान इतना हो रहा है। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये बल है और ये इस खंड की दूरी है, विस्थापन का मान है, डी आर डैश विस्थापन का मान है। अब यहां पर हम एक कूलम को अनंत से P पर लाते हैं, तो अनंत से P पर लाते समय इस तरह के तमाम खंड बीच में मौजूद हैं। ये जो dw आया है वो इस खंड का कार्य है, इस खंड का कार्य। लेकिन अनंत से यहां के रास्ते में तो इस तरह के तमाम खंड हैं, बहुत से खंड हैं। उन सभी खंडों में थोड़ा थोड़ा इस तरह का कार्य हुआ होगा, तो जो कुल कार्य होगा वो इन खंडों में होने वाले कार्यों के योग के बराबर होगा। और हम यदि इस योग को ज्ञात करना चाहते हों तो हमको समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। पहले हम एक खंड में होने वाला कार्य ज्ञात करते हैं, फिर समग्र कार्य के लिए हम योग करते हैं। तो अगली बात, तो अनंत से P तक लाने में होने वाला कुल कार्य, तो एक कूलम आवेश को अनंत से P तक लाने में कुल कार्य, ये जो कुल कार्य होगा वही विभव होगा, इसीलिए हम कुल कार्य ज्ञात कर रहे हैं। कुल कार्य बराबर W, खंडों में जो कार्य हुए हैं उन सब का योग। तो इस W को ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं W बराबर इंटीग्रेशन dW, यानी अनंत से P के पथ पर जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों में होने वाले कार्यों का योग। तो यहां से हमने ले आए हैं, पहला खंड यहां पर है और अंतिम खंड P पर है, सटा हुआ है। तो W बराबर इंटीग्रेशन इंफिनिटिव टू P dW। अब dW का मान रखें और फिर समाकलन करें तो हमको कुल कार्य मिल जाएगा। तो W बराबर इंफिनिटिव टू P। अब सीमाएं रखना है। जो अनंत है वो हम ऐसा मानते हैं कि यहां से अनंत दूरी पर है, और जो बिंदु P है, ये तो बिंदु है, बिंदु P है वो यहां से R दूरी पर है। तो जब हम सीमाएं रखेंगे तो अनंत के लिए अनंत का उपयोग करेंगे और बिंदु P R दूरी पर है, इसलिए हम अपर लिमिट R रखेंगे, इंफिनिटिव टू R dW, और dW हमने ज्ञात किया है। तो माइनस के क्यू अपॉन R डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। अब इस समाकलन को हम हल करें और हमको कार्य मिलेगा, विभव मिलेगा। तो इस समाकलन में चल R डैश है और ये फलन का चल है, और R डैश के फलन में R डैश के अलावा बाकी सब अचल है जिसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अचलों को बाहर ले लिया तो ये होगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटिव टू R 1 बाय R डैश स्क्वायर डी आर डैश, R डैश 1 बाय R डैश स्क्वायर। R डैश स्क्वायर को अंश में ले लें तो ये समाकलन इंटीग्रेशन x रेस टू n dx प्रकार का होगा, और x रेस टू n का समाकलन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो जरा देखें तो माइनस के क्यू, समाकलन कर रहा हूं, ऊपर ले जाऊं पहले, बाद में समाकलन का उत्तर लिखेंगे। R डैश की घात माइनस 2
इंटू डी आर डेस्क। ये रहा फलन। एक्स रेस टू एन प्रकार का है, एन यहां पर -2 है, तो इसका समाकलन होगा एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, मतलब माइनस के क्यू माइनस आर डैश की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब आर डैश की घात -1 अपॉन -1। सीमा है इन्फिनेटिव टू आर। माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो गया, और आर डैश की घात -1 1 बाय आर डैश लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि क्यू 1 बाय आर डैश इन्फिनेटिव टू आर। अब हम सीमा रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर इसके बदले में लोअर लिमिट, तो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनेटिव। अब 1 बाय इन्फिनेटिव इक्वल्स टू 0, 1 बाय इन्फिनेटिव का मान 0 होता है, तो जो कार्य हुआ है वो मिला W इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, और K का मान 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हम अब रखेंगे। तो इतना कार्य करना पड़ा क्षेत्र के विरुद्ध, और ये जो कार्य होगा वही बिंदु P का जो स्रोत से R दूरी पर है, बिंदु P का विभव कहलाता है। तो बिंदु P का विभव V बराबर के क्यू बाय आर होगा। तो देखें जरा, अब मैं बिंदु P के विभव को लिखने जा रहा हूं। तो बिंदु P का विभव P का विभव जिसको हम V बोल रहे हैं, V एट आर भी कह सकते हैं, हम V बोल रहे हैं। V बराबर W, और W है के क्यू बाय आर, तो V बराबर के क्यू अपॉन आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर 1 अपॉन, के का मान 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये रहा किसी भी स्रोत आवेश से अमुक दूरी पर, उसके विद्युत क्षेत्र में अमुक दूरी पर आए हुए बिंदु पर विभव का मान। कुछ बातें नोट करने जैसी हैं। यदि, वैसे तो विभव अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, बराबर, लेकिन यदि Q धन है, स्रोत आवेश पॉजिटिव है, तो वो धन विभव पैदा करेगा, और यदि Q ऋण है, हम कोई स्रोत आवेश ऋणात्मक लें, इलेक्ट्रॉन जैसा या ऋणायन जैसा, या कोई भी ऋणात्मक आवेश लें, तो वो ऋण विभव पैदा करेगा। मतलब विभव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक धन आवेश बोल रहा हूं, उसके क्षेत्र में धनात्मक विभव पैदा करता है, और प्रत्येक ऋण आवेश उसके क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर ऋणात्मक विभव पैदा करता है। यही किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण उसके क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विभव का सूत्र है। अब थोड़ी सी चर्चा और है जिसको हम समझें। देखें, ये रहा एक बिंदुवत आवेश, धन ले रहा हूं Q। कोई भी आवेशित कण, जैसे ये लिया है,
क्षेत्र पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र और 3 परिमाणिक होता है। और विद्युत क्षेत्र में हमने किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र सीखा। V बराबर के क्यू बाय आर कहो या V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। अब इस विद्युत क्षेत्र में स्रोत से r दूरी पर एक स्थान लेता हूं, बिंदु लेता हूं। ये लिया मैंने बिंदु। इस बिंदु पर, ये जो बिंदु लिया है, इस बिंदु पर 2 राशियों का अस्तित्व है, होगी ही। विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर 2 राशियां होंगी। उसमें एक राशि जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वो हमने लेसन 1 में पढ़ी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, उसका मान होगा, उसकी दिशा भी होगी, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है। और इस बिंदु पर विद्युत विभव भी होगा, और दोनों ही सूत्र हमारे पास हैं। इस बिंदु पर जो विभव होगा, विद्युत विभव, उसका सूत्र हमने सीखा। इस बिंदु पर जो विभव होगा V बराबर के क्यू बाय आर। और इसी बिंदु पर जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होगी E बराबर, तीव्रता का मान लिख रहा हूं, दिशा नहीं लिख रहा, दिशा नहीं बता रहा, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। 2 राशियां हैं। यहां से एक बात समझ में आ रही है, K अचल, और अगर हम स्रोत ना बदलें तो Q भी अचल। ये दोनों अचल हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि V वेरीज एज 1/r। यानी जैसे जैसे V और R एक दूसरे के विलोमानुपात में हैं, दूर जाने पर, बिंदुवत आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। और यहां भी ऐसा ही है, आर स्क्वायर है, बट्टे में है, मतलब दूर जाने पर तीव्रता का मान घटता है। लेकिन तीव्रता का मान तेजी से घटता है, आर स्क्वायर है और ये 1r है, तो तीव्रता का मान तेजी से घटता है। तो V वेरीज एज 1/r है, लेकिन E वेरीज एज 1/r स्क्वायर होता है। विभव की अपेक्षा तीव्रता का तेजी तेजी से घटता है। तो अगर हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को थोड़ा सा आलेख से समझें तो वो आलेख कुछ ऐसा होगा। जरा देखें तो E या V, E V दोनों की बात होगी एक ही आलेख पत्र पर, और यहां स्रोत से बिंदु की दूरी। तो पहले मैं विभव का आलेख बनाऊं और फिर तीव्रता का। विलोमानुपात है, आलेख कुछ ऐसा होगा। ये रहा V वर्सेस R का आलेख। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं विभव घट रहा है, तीव्रता भी घट रही है। तो तीव्रता को भी इसी आलेख पर दिखाएं तो वो तेजी से घट रही है। तो ये रहा E और ये रहा V। देख सकते हैं स्रोत से दूर जाने पर दोनों ही घटते हैं, पर तीव्रता तेजी से घटती है, इसलिए आलेख बहुत ज़्यादा नीचे से आगे बढ़ रहा है। और विभव धीरे धीरे घटता है, विलोमानुपात में घटता है। वो भी विलोमानुपात में है लेकिन वर्गात्मक विलोमानुपात में है, इसलिए वो तेजी से घट रहा है। तो जो सूत्र हमने बनाया वो विद्युत विभव का था, और इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में और दूसरी थ्योरियों में भी। ना केवल न्यूमेरिकल्स में इसका उपयोग होगा विभव के सूत्र का, बिंदुवत के, बल्कि दूसरी थ्योरियों को जैसे डायपोल, गोले, इनके विभव में भी इन्हीं सूत्रों का, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। और ठीक है।